स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ण, वर्णमाला, ध्वनि और स्वरों का वर्गीकरण बताया था। आज हम आपको हिंदी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए व्यंजन क्या है। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क धन आ, तो का और आ मिलकर क्या बनता है? क बनता है। ख और आ मिलकर ख बनता है। ग और आ मिलकर ग बनता है। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम आपको बताए थे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं किंतु व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। तो देखिए व्यंजन का वर्गीकरण, तो मुख्य रूप से 4 आधारों पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से आधार हैं देख लीजिए। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर, तीसरा प्राणत्व के आधार पर और चौथा घोषत्व के आधार पर। तो इसके पहले हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर, जब हम वर्णमाला बता रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनके आधार पर, ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पहले तो प्रयत्न जान लीजिए। प्रयत्न है क्या? किसी व्यंजन के उच्चारण में हम जो यत्न करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला स्पर्श व्यंजन। जब हमारे मुख विवर में एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करता है तब ये उच्चरित होते हैं। इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन से वर्ग आते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ। ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा। और पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ। ये स्पर्श ध्वनियां हैं, स्पर्श व्यंजन है। जब हमारे मुख के अंदर एक वर्ण, एक अंग दूसरे अंग से स्पर्श करता है तब ये उच्चरित होते हैं। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये प्रयत्न के आधार पर उच्चरित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसके अंतर्गत जो अंदर से हमारे नाभि के स्थान से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, यहां से देखिए नाभि के स्थान से या उच्चरित हो रहा है। य, र, ल, व। पेट अंदर आपका जाता है और नाभि के स्थान से सांस ऊपर आती है और ये उच्चरित होते हैं। अगला ऊष्म व्यंजन। जिस व्यंजन वर्ण को उच्चरित करने में ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला देखिए नासिक व्यंजन। जब उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है तब ये उच्चरित होते हैं। इनको अनुनासिक या पंचम अक्षर या पंचमाक्षर भी कहते हैं।
तो हर वर्ग के अंतिम अक्षर में जो आता है, का वर्ग के अंतर्गत अंगा, इया, फिर उसके बाद अड़ा, फिर ना, फिर मा, ये 5 वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत ये 5 अक्षर आते हैं। जो अंतिम अक्षर हैं इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो ये इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग करते हैं, तब ये उच्चारित होते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने अनुनासिक की जगह अनुस्वार को रखने की बात की है, क्योंकि वो कहते हैं टाइप करने में आसानी होती है, इसलिए अनुनासिक वर्णों की जगह वो अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए बताते हैं श्याम सुंदर दास जी। तो अब देखिए अर्धस्वर। अर्धस्वर इसके उच्चारण में मुख से वायु बिना संघर्ष की निकलती है, संघर्ष करना नहीं पड़ता है। जैसे य, वा, तो ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, इसको देखिए ये क्या है। इसके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के मध्य भाग में स्पर्श करती है और वायु उसके दोनों ओर से निकलती है, तब ये उच्चारित होते हैं। तो इनको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे उच्चारण करके आप देखिए, ला, ला, ला। आप ला उच्चारित करेंगे तो बीच में जीभ जाती है मध्य में और वायु उसके दोनों ओर से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। इसके अंतर्गत केवल ला आता है। अब देखिए अगला, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। तो जब उच्चारण करने में कंपन हो तो उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण में रा, रा आप बोलेंगे रा तो कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन कहा गया है। अगला देख लीजिए, उत्क्षिप्त। जब उच्चारण करते समय जीभ हमारी ऊपर जाती है और झटके के साथ नीचे आती है, तब ये उच्चारित होते हैं। इसके अंतर्गत सड़क में जो अड़ा लगा हुआ है और पढ़ना में जो अड़ा लगा हुआ है, वो दोनों ध्वनियां उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो पहले जानिए प्राण का अर्थ क्या होता है। प्राण का अर्थ होता है श्वास, वायु या हवा। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद किए गए हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है उसके विषय में जान लीजिए। अल्प से आपको लग ही रहा होगा कि अल्प मतलब थोड़ा कम। तो जिनके उच्चारण में श्वास, ऊर्जा या वायु कम खर्च होती है और समय भी कम लगता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत का वर्ग में देख लीजिए, का, ग और अंगा। तो ये पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है इसमें कम ऊर्जा लगती है, और जब हम बोलेंगे खा, घा, तो इसमें अधिक ऊर्जा लगती है। तो इनको महाप्राण बोलते हैं। जिसमें अधिक ऊर्जा लगे उनको महाप्राण। तो बाद में बताएंगे, पहले देखिए अल्प प्राण के विषय में समझ लीजिए। तो का वर्ग के अंतर्गत का, ग और अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा, जा और इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, डा, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत ता, दा, ना। और पा वर्ग के अंतर्गत पा, बा और मा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण दिख रहा है। और ये अल्प प्राण, इसमें वायु
कम खर्च होती है, और जब वायु कम खर्च हो, समय भी कम लगे, तो वहां अल्प प्राण होता है। उच्चरित करके आप देख लीजिए, क खा ग घा अंगा। तो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण में कम समय लगा, तो इसलिए यहां ये अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त तो अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण कहलाते हैं, जैसे या, र, ला, वा। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, र, ला, वा ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, महाप्राण में जिनके उच्चारण में श्वास, ऊर्जा या वायु अधिक खर्च हो और समय भी अधिक लगे, उसे महाप्राण कहते हैं। उसमें समय भी अधिक लगता है और वायु या ऊर्जा या श्वास भी हमारी अधिक खर्च होती है, तो यहां पर महाप्राण होता है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन आते हैं। आइए देखें, जैसे क वर्ग में खा, घ, तो यहां पर अधिक समय लग रहा है, ऊर्जा भी अधिक खर्च हो रही है, तो वायु भी अधिक निकल रही है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनियां हैं। खा, घा अधिक समय लग रहा है ना, तो इसलिए दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। च वर्ग में देखिए, छा, झा। ट वर्ग में ठा, ढा। त वर्ग में था, ध। अधिक समय लग रहा है इसमें। प वर्ग में फा, भा। तो इस प्रकार से दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनियां हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। और महाप्राण ध्वनिया में ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तालव्य सा, मूर्धन्य स और दंत सा, साथ में हा। तो इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है और समय भी अधिक लग रहा है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। अब देख लीजिए, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछते हैं वो समझ लीजिए। आपको प्रश्नों की संरचना मालूम होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में जैसे प्रश्न पूछते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? विकल्प देखिए, पहला क, दूसरा खा, तीसरा च, चौथा या। तो आपको बताना होगा इसमें, ध्यान से देखिए विकल्प और बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। सबसे पहले आप देखिए कि का पहला वर्ण है, छोड़ दीजिए इसको। फिर चा भी पहला वर्ण है, उसको भी छोड़ दीजिए। फिर या क्या है? अंतस्थ ध्वनि है, तो अंतस्थ ध्वनि भी अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। इसके पहले हमने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण साथ में अंतस्थ व्यंजन, ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर महाप्राण प्रश्न पूछा गया है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण क्या है? दूसरा खा, अधिक समय लगता है इसमें, तो महाप्राण ध्वनिया व्यंजन के अंतर्गत खा इसका उत्तर होगा दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? पहला देखिए ठा, दूसरा था, तीसरा फा और चौथा मा।
तो इसमें विकल्प देखिए, इसका ठा, ये क्या है, दूसरा वर्ण, और था ये क्या है, ये भी दूसरा वर्ण, और फ ये भी दूसरा वर्ण। बचता कौन है, चौथा मा, ये पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण 1 3 5 ये अल्पप्राण के अंतर्गत है, इसलिए इसका उत्तर चौथा होगा मां। दो बातों का रखना ध्यान, अघोष सघोष की है पहचान। देखिए वो दो बात कौन कौन सी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, और इन दो बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका ये अघोष और सघोष पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, आपको घोषत्व के आधार पर हिंदी व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। पहले जानिए घोष क्या है। घोष का अर्थ होता है नाद, ध्वनि या गर्जना। आपने देखा होगा बादल बारिश के दिनों में जब गरजते हैं तो व्यक्ति कांप उठता है। तो उसी तरह से जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है, उसी को घोष कहते हैं। तो आइए देखें, घोष को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अघोष और दूसरा सघोष। अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आते हैं। पहला और दूसरा वर्ण क्या है देख लीजिए, जैसे क, खा, च, छा, ट, ठा, त, था, प, फा, और तालव्य सा, मूर्धन्य सा तथा दंत सा ये अघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता जब इसको हम उच्चारित करते हैं। और सघोष देखिए क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, व, हा, छत, त्रा, ज्ञा एवं स्रा आते हैं। अब देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जैसे ग, घा, अंगा, ज, झा, इया, ड, ढा, अणा, द, धा, ना, बा, भा, मा। तो ये देखिए गा तीसरा वर्ण है, घा चौथा वर्ण है और अंगा ये पांचवा वर्ण है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा तथा उस व्यंजन के अंतर्गत हा और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छत, त्रा, ज्ञा, स्रा इतने वर्ण सघोष के अंतर्गत रखे गए हैं। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है, इसलिए इसे सघोष कहा गया है। अब यहाँ दो बातों का रखना ध्यान, अघोष सघोष की है पहचान। देखिए वो दो बात कौन कौन सी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, और इन दो बातों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका ये अघोष और सघोष पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए पहली बात है, सघोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। दूसरी बात,
पहला, दूसरा अघोष तथा तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के पश्चात शेष समस्त वीडियो आपको अपने आप मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।